हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स, अबाउट द आइसोमेर्स, और उसके आगे फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन और आइसोमर जो है वो बायोमोलिक्यूल के बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आइसोमर हमें क्यों पढ़ना है, किस तरीके से आइसोमर हेल्पफुल होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, है ना। तो ये सारे चैप्टर्स, सॉरी, ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने आज। तो आज की जो हेडिंग है, आज की हेडिंग है मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी इन कार्बन। सो हेडिंग इज मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी इन कार्बन। ओके, तो ऑब्वियसली आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कार्बन के बारे में हमने क्यों पढ़ा था, राइट। और अब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं, तो हाइड्रोकार्बन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, राइट। लेकिन रिलेशन है, और उस रिलेशन को आप समझ पाओगे जैसे ही हम थोड़ा सा टॉपिक 10 मिनट बाद जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तब। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की जो चेन होती है वो उसका स्केलेटन बनाती है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, राइट। तो ये जो लेंथ होती है किसी भी स्केलेटन की, किसी भी कार्बन की चेन की, वो वैरी कर सकती है, राइट। और जो ये कार्बन की चेन्स होती हैं, ये कैसी कैसी हो सकती हैं? हो सकता है वो स्ट्रेट हो, राइट, या हो सकता है वो ब्रांच्ड हो, राइट, या फिर हो सकता है वो साइक्लिक हो, राइट। तो ये जो तीन फॉर्म्स हैं हमें इसमें ही डील करना है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कार्बन की जो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक जो होता है वो होते कैसे हैं, राइट। तो उसे पढ़ने से पहले हमें अब टर्म को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है, एंड दैट टर्म इज हाइड्रोकार्बन। वो क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब जैसा कि आपको पता लग रहा है और मैं बताता भी हूँ आपको, इसके क्या कर लेंगे हम? संधि विच्छेद। तो जैसे ही हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर केवल और केवल क्या प्रेजेंट है? केवल और केवल कार्बन और केवल हाइड्रोजन, ये दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं अगर, तो उस मॉलिक्यूल को हमने क्या कहा? हाइड्रोकार्बन। अच्छा, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। सिंपल, नाम से पता लग रहा है। ओके, इसका कोई एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, है ना। पेट्रोलियम, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे, गैसोलीन जो होती है, तो इसमें होता क्या है? हाइड्रोकार्बन है पेट्रोलियम में, राइट। अच्छा, तो गैसोलीन जो होती है वो उसमें भी हाइड्रोकार्बन है ना। तो हम पेट्रोलियम और ये क्यों पढ़ रहे हैं एक्चुअली में? जैसे पेट्रोल फ्यूल करता है किसी भी कार को, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन है, राइट। इसी तरीके से इसी तरीके से क्या होता है बेटा? स्टोर्ड फैट होता है। क्या होता है? स्टोर्ड फैट। किसके अंदर? एक सीड के अंदर। तो एक सीड के अंदर जो स्टोर्ड फैट होता है उसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, और ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? फ्यूल की तरह से काम कर रहे हैं। एक नॉन लिविंग में, मतलब कि ये काम कर रहा है कार के लिए, और जो स्टोर्ड फैट है वो किस में काम कर रहा है? सीड के लिए, प्लांट का जो एम्ब्रियो है उसके लिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो बायोलॉजी में इसका ये सिग्निफिकेंस है। चलिए, अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं जो कि हमारे काम के हैं। बस काम के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलिए, तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसका नाम है इथेन। तो इथेन का मॉलिक्यूल अगर हमें ड्रॉ करना है, बिल्कुल सही, आपने जो केमिस्ट्री में इथेन पढ़ा है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इथेन का मॉलिक्यूल अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसको हम सिंपली इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इथ मीन्स, आपने पढ़ा होगा एल्केन में, राइट। तो इथ एंड एन, इट मीन्स दो कार्बन। सो मॉलिक्यूल ऑफ इथेन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड मॉलिक्यूल दैट विल बी प्रोपेन ले लेते हैं, है ना। ओके, तो हम अभी क्योंकि स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं तो इसीलिए, ओके। तो
प्रोपेन में क्या हो जाएंगे, 3 कार्बन आ जाएंगे, आपको पता है, राइट, ओके। और बाकी की वैलेंसीज किससे फिल हो जाएंगी, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन से। किससे फिल हो जाएंगी, हाइड्रोजन से, एच एच एच, राइट, ओके। अब बात करते हैं स्ट्रेट चेन, तो हमने देख लिया स्ट्रेट चेन है कैसे, मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट भी करके दिखा देता हूँ। तो दिस इज आवर स्ट्रेट चेन, राइट, और इस वाले मॉलिक्यूल में दिस इज आवर स्ट्रेट चेन, राइट। अब ये जो प्रोपेन है और इथेन है, दिस वाज एग्जांपल फॉर द स्ट्रेट चेन। अब हम ब्रांच चेन देखते हैं कि ब्रांच चेन जो कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो ब्रांच चेन के कंपाउंड्स जो होते हैं उसके लिए पहले हमें एक स्ट्रेट चेन वाला पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम समझ पाएंगे कि इसकी ब्रांचिंग कैसे है। तो एक ब्यूटेन ले लेते हैं, कौन सा ब्यूटेन ले लेते हैं, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मीन्स स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन एक और भी होता है जो अब अभी हम देखेंगे इसी पर्टिकुलर पार्ट में। अभी देखिए, तो ये है ब्यूटेन, है ना, एच एच एच। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, राइट, ओके। अब ये है हमारा एन ब्यूटेन, राइट। अब हमें क्या करना है, ब्रांचिंग के बारे में पढ़ना है। तो हमने क्या करा, 3 कार्बन तो स्ट्रेट लिए और ये क्या ले लिया, यहाँ पे एक कार्बन ले लिया, तो हो गई ना ब्रांच। अब ये जो ब्रांचिंग हुई है, ये जो पर्टिकुलर ब्रांचिंग हुई है, क्या इससे हमारा ब्यूटेन चेंज हो गया, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लेकिन ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, C4 एंड H, हाउ मेनी, जब हम एन CnH2n+2 होता है ना फॉर्मूला, तो दैट विल बी 10, राइट, C4H10। काउंट कर लो चाहे तो, 4 ये रहे, 4 ये रहे और 2 ये रहे, तो 10 हो गए। इसमें भी 10 ही होने चाहिए, देखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही है। तो क्या इनका नेम भी सेम है, नहीं, इनका नेम सेम नहीं है ना, ओके। तो इसका क्या नाम है सर, इसका नाम है बेटा 2, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 मिथाइल। अगर आप इसको नेमिंग अगर आपको नहीं आ रही है, डोंट वरी, यू विल स्टडी इट इन योर केमिस्ट्री, राइट। तो 2 मिथाइल क्या आ जाएगा, क्योंकि 3 की चेन है तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके। तो दिस वाज एग्जांपल फॉर द, सॉरी, दिस वाज एग्जांपल फॉर द ब्रांच चेन। अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक चेन, कि साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं साइक्लिक। अच्छा, डबल बॉन्ड के भी होते हैं वैसे तो, अभी तो आपने सिंगल बॉन्ड ही देखा है, डबल बॉन्ड के भी हो सकते हैं, राइट। तो एक डबल बॉन्ड का भी बना करके देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग ब्यूटेन ओनली, तो ब्यूटेन में हमें डबल बॉन्ड बनाना था, तो ऑब्वियसली वो ब्यूटेन से ब्यूटीन हो जाएगा। तो ब्यूटीन में एक स्ट्रक्चर तो ये बनेगा, और बाकी सारी जो हमारी वैलेंसीज हैं, सॉरी, बाकी सारी जो वैलेंसीज हैं वो किससे फिल हो जाएंगी, यस, राइट, हाइड्रोजन से फिल हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, ओके। तो दिस इज ब्यूटीन, ओके। लेकिन हम डबल बॉन्ड को बीच में भी तो ला सकते हैं, राइट। अब इसमें बाकी सारी वैलेंसीज किससे भरी जाएंगी, यस, यू आर राइट, किससे भरी जाएंगी, हाइड्रोजन से। तो बाकी सब क्या है, हाइड्रोजन है। आप चाहो तो इसको बना भी सकते हो, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, ऐसे ब्लैंक छोड़ते नहीं है, मैं इसको फिल ही कर देता हूँ। सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है बेटा पोजीशन का। कैसी पोजीशन, लेट्स अंडरस्टैंड, समझ लेते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, आपको पता है, बिल्कुल सही, 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन, है ना, ओके। इसमें क्या नंबरिंग आएगी, 1 2 3 4। तो सेकेंड वाले से लोएस्ट नंबर सेकेंड पे आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 ब्यूटीन,
क्या बोल सकते हैं, 2 ब्यूटीन बोल सकते हैं, राइट। ओके, तो अब हमने देख लिया कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन क्या होता है। तो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन के बेसिस पे भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स आ जाते हैं, राइट, इनका नेम डिफरेंट है। तो अब देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स को। तो जो रिंग्स हम जिनको बोल देते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड्स इनसे डिफरेंट कैसे हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये होता क्या है। साइक्लिक कंपाउंड को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स रिप्रेजेंट एक वेरी सिंपल मॉलिक्यूल दैट इज साइक्लोहेक्सेन, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो साइक्लोहेक्सेन हम ले लेते हैं, इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, राइट। ओके, अब ऑब्वियसली इसके कार्बन्स भी होंगे, तो दीज आर द, सॉरी कार्बन्स नहीं, हाइड्रोजन्स तो दीज आर द हाइड्रोजन्स। ऑब्वियसली हर एक पे कितने होंगे, 2। हर एक पे कितने होंगे, 2। हमें बस उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, क्योंकि हमें पता है साइक्लोहेक्सेन एन आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट अनसैचुरेटेड, है ना। इसमें अनसैचुरेशन यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है। सो दिस इज द मॉलिक्यूल फॉर द साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, बिकॉज इट रियली डजंट मैटर, है ना। तो आप नंबरिंग कहीं से कर सकते हो। ओके, अगर इसका स्ट्रक्चर को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक यू ऑल नो दैट, है ना, साइक्लोहेक्सेन। सो दिस इज द मॉलिक्यूल फॉर द साइक्लोहेक्सेन, राइट। ओके, अब साइक्लोहेक्सेन के बाद आपने एक और पढ़ा है, बेंजीन भी पढ़ा है आपने, राइट। बेंजीन को भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि बेंजीन में क्या होता है भाई। तो पहले तो बिल्कुल फ्रेमवर्क साइक्लोहेक्सेन जैसा ही रहेगा, और इसके बाद अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे, है ना। तो दीज आर द डबल बॉन्ड्स। इसको थोड़ा सा, हाँ, ओके, डबल बॉन्ड्स। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि डबल बॉन्ड आ गए हैं, तो अब बना लेते हैं इसमें हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 1 2 3, 3 बॉन्ड ऑलरेडी पहले हैं, तो एक बॉन्ड बना सकता है आप केवल, और वो किसके साथ बनेगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसमें भी, तो हर जगह 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी पहले से ही है। तो ये क्या बना सकता है, केवल और केवल एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बना सकता है, राइट। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें एक सिंप्लीफाइड वे में, सो इट कुड बी लाइक दिस, राइट। तो दिस इज बेंजीन, ठीक है। ओके, तो अब ये जो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन है, हमें पता लग गया है कि साइक्लिक कंपाउंड्स या रिंग वाले कंपाउंड्स भी होते हैं। यस, तो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द आइसोमर्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द आइसोमर्स। तो आइसोमर्स होते क्या है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, राइट। और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका नंबर ऑफ एटम तो सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है बिल्कुल, लेकिन लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ एटम्स सेम एंड सेम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स भी सेम है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और उस डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो हम एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स के सेम नंबर हैं, प्लस सेम एलिमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स, अगर एटम के नंबर सेम है तो आपने एलिमेंट दूसरा बदल दिया, तो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट, सेम एलिमेंट्स, एंड सेम एलिमेंट्स हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट वी आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो क्या हो जाएंगी बेटा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। नाउ ऑल दीज थिंग्स, ये जितनी भी बातें हैं,
उससे हमें क्या लेना देना, लेना देना है। कैसे, अब बढ़ते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले ये बात समझने के लिए कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव है इन आइसोमर्स के लिए, इनको समझने के लिए पहले आइसोमर्स के टाइप पढ़ लेते हैं और फिर जैसे ही हम उसके टाइप पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। डायरेक्टली पहले ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, है ना, और हायर ऑर्गेनिजम्स और भी हैं उनकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ह्यूमन की बात कर लेते तो थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओके, तो अब आते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक तो आइसोमर आपने अभी पढ़ा है, बिल्कुल अभी, लाइक दिस एन ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, ये जो है इन दोनों का ही फॉर्मूला C4H10 है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द आइसोमर। अब आइसोमर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि आइसोमर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो आइसोमर कितने टाइप्स के होते हैं? एक्चुअली आइसोमर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के हो सकते हैं, जो एक्चुअली में जो हमें पढ़ने हैं, दोज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, ओके। बल्कि तीसरा टाइप फिर ले ही आते हैं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम तीसरे टाइप को भी ले ही आते हैं। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट वन, व्हाट इज द सेकंड वन एंड व्हाट इज द थर्ड वन? तो पहला वाला जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, और जो हमारा दूसरा टाइप है दैट इज द सिस ट्रांस आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स। और जो हमारा थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स। ओके, तो ये होते कौन कौन से हैं, राइट? तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उसका एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज द एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एग्जांपल। ओके, व्हाट अबाउट द सिस ट्रांस? तो सिस ट्रांस कौन से होते हैं? देखिए, सिस ट्रांस के लिए हमारे पास अच्छा होगा अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझें, और जो डायग्राम होगा हमारा वो बहुत सिंपल सा होगा। ओके, तो एक कार्बन है हमारे पास जो कि डबल बॉन्ड, और दूसरा कार्बन है, ठीक है। ओके, अब हमने ये कहा कि भाई हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है। क्या है? कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, और वो ग्रुप हम ले लेते हैं, उसका नाम हम ले लेते हैं एक्स। क्या नाम ले लेते हैं? एक्स। तो ये जब एक्स एक्स ग्रुप, जब एक यहाँ पे तो हाइड्रोजन होगा, तो ये जो एक्स एक्स ग्रुप है, अगर ये सेम साइड पे है, ठीक है, तो ये अलग टाइप का आइसोमर होगा। और लेट्स से एक दूसरा आइसोमर और है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब कुछ हम सेम रखेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे? पोजीशंस अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग अलग करेंगे पोजीशंस को? लेट अस सी। तो इस बार हमने एक एक्स रख दिया इस साइड और एक एक्स रख दिया इस साइड, या आप यहाँ और यहाँ पे भी रख सकते हो। तो आप ऑल्टरनेट साइड्स पे उसको हमें रखना होगा, राइट? तो यहाँ पे हो जाएगा एक H और यहाँ पे H। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है, राइट? बट द 2 एक्सेस दे आर ऑन द अपोजिट साइड्स। तो ये जिसमें सेम साइड में होता है और एक में अपोजिट साइड में, ये क्या क्या हुए? आइसोमर्स हुए। क्या हुए? आइसोमर्स। लेकिन कौन कौन से आइसोमर हुए? तो जिसमें सेम साइड में है, जिसमें सेम साइड में है, दैट इज कॉल्ड एज सिस आइसोमर। और जो दूसरा वाला होता है, यस बिल्कुल करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर। ओके, तो ट्रांस आइसोमर में द एक्सेस और द डिफरेंट एटम्स, जो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो होते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर एक्सेस हैं, जो जो भी एलिमेंट होंगे, वो कैसे प्रेजेंट है? अपोजिट साइड्स पे। और ये कैसे प्रेजेंट है? ऑन द सेम साइड्स, राइट? तो सिस ट्रांस के बारे में दरअसल हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? सिस ट्रांस के बारे में हमने क्यों पढ़ा, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी बॉडी में सिस ट्रांस का क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेटा हमारी बॉडी में आईज में, राइट, आईज में एक कंपाउंड होता है
रेटिना में, दैट इज कॉल्ड द रेटिनल। ठीक है, कंपाउंड का नाम है रेटिनल। अब ये जो रेटिनल कंपाउंड है, इट इज सेंसिटिव टू द लाइट, इट इज सेंसिटिव टू द लाइट। तो होता ये है कि जैसे ही जिस टाइम पे रेटिनल पे एक लाइट पड़ी, जैसे ही लाइट पड़ी, वो क्या करता है, अपनी सिस फॉर्म से ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या करता है ये, अपनी सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कन्वर्जन को, इस पर्टिकुलर कन्वर्जन को कौन पिकअप कर लेता है, हमारी ऑप्टिक नर्व्स। हमारी ऑप्टिक नर्व्स सिग्नल को पकड़ लेती है कि भाई ये सिस था पहले और अब ट्रांस, तो हमारे ऑप्टिक नर्व्स ने एक सिग्नल जनरेट कर दिया कि इसका मतलब ये वाली लाइट, इस रंग की लाइट या इस वेवलेंथ की लाइट आई है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। और इसके स्ट्रक्चर में चेंज तभी होता है क्योंकि जब ये चेंज जो होता है वो लाइट इंड्यूस्ड होता है, मतलब लाइट की वजह से होता है, राइट। तो बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन में, बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन जब हम पढ़ते हैं तब उसमें ये पढ़ते हैं कि सिस से जब ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वजह से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट का है, इंपॉर्टेंस का है बहुत ज़्यादा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इफ वी कन्वर्ट वन सिस टू ट्रांस तो हमें एक सिग्नल मिल रहा है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, वो हम आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट थिंग कम्स द इनैंशियोमर्स। सो टॉकिंग अबाउट द इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स के बारे में हमें अभी बस एक बात ध्यान रखनी है कि दीज आर द मिरर इमेजेस। कैसी इमेजेस है बेटा, मिरर इमेजेस। अच्छा, मिरर इमेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, लेट्स अंडरस्टैंड। इनैंशियोमर्स, ओके, मिरर इमेजेस को हम कैसे समझ सकते हैं। तो अगर हम एक 2D मॉलिक्यूल बनाएं, वैसे वैसे तो 3D होता है लेकिन हम 2D बना रहे हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स से NH2 इज ऑन दिस साइड, हम एक अमीनो एसिड बना रहे हैं एंड वी विल हैव द COOH, राइट। इसमें एक हाइड्रोजन भी होगा, और अब वेरिएबल ग्रुप के नाम पे लेट्स टेक CH3 ले लेते हैं, है ना, इजी रहेगा। ओके, तो लेट्स सी कि अभी यहाँ पे जो अमोनिया है वो कौन सी साइड पे है बेटा, राइट साइड पे है ना, इस कार्बन के राइट साइड में। लेट्स से अगर मुझे राइट साइड में नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मैं तो लेफ्ट साइड में बनाऊंगा, तो और इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से बनाऊंगा मैं, लाइक दिस। तो अभी भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में भी चेंज नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन अब यहाँ पे जो चेंज आया है वो क्या है, मिरर इमेजेस हैं दोनों। अगर हम यहाँ पे एक मिरर सेटअप कर दें तो क्या होगा, इट विल शो कि दोनों के दोनों क्या है, मिरर इमेजेस हैं, राइट। तो मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे एक मिरर बना भी देते हैं। तो दीज आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, राइट। तो इसमें से दो मिरर इमेजेस, पहले तो हमने बोला था कि एक सिस ट्रांस बोल देंगे, राइट, लेकिन इसमें क्या नाम दें, दो आइसोमर्स हैं। तो इसमें हम बोलते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंडेड है, हम एक स्ट्रक्चर को देखेंगे और उस स्ट्रक्चर में देखेंगे हम जिसमें रेफरेंस मान रहे हैं, तो रेफरेंस मान करके एक को बोलेंगे कि दिस इज द लेफ्ट, और दूसरे को क्या बोलेंगे, दिस इज द राइट हैंडेड। तो एक हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंडेड और दूसरा हो जाएगा हमारा राइट हैंडेड। अच्छा, जो लेफ्ट हैंडेड होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंडेड होता है उसको हम बोलते हैं एल आइसोमर। ये एल जो है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि ये लेफ्ट हैंडेड है, एक्चुअली लेफ्ट हैंडेड को हम बोलते हैं लीवो। क्या बोलते हैं, लीवो। लेफ्ट को बोलते हैं लीवो। तो बायोलॉजी में लैटिन जो वर्ड है, लेफ्ट मीन्स लेफ्ट कम्स फ्रॉम लीवो, और जो राइट है लैटिन में उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, DEXTRO। तो डेक्स्ट्रो, ऑब्वियसली बिल्कुल सही। यहाँ से क्या उठाएंगे, इसका यहाँ पे क्या पिकअप करेंगे, डी, तो दिस इज द डी आइसोमर। तो हमारे पास एक एल आइसोमर आ गया और हमारे पास एक डी आइसोमर आ गया, ठीक है। ओके, अब ये एल डी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने एल और डी पढ़ा है इसी तरीके से कहीं कहीं पर एस और आर नेम्स भी आ जाते हैं,
कहीं कहीं पर एस और आर नेम्स भी आ जाते हैं, हमें वो सब नहीं पढ़ना, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि एल और डी क्या होता है। अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने ब्रूफेन तो खाई होगी, जब दर्द होता है कहीं तो हम क्या खाते हैं, ब्रूफेन, राइट। तो इसको ब्रू एफ ई एन, तो हम इसको IBUPROFEN, इसको हम ब्रूफेन बोलते हैं नॉर्मली, राइट। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, बिल्कुल इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देता है, पेन को रिड्यूस कर देता है, राइट। तो बेटा ऐसा होता है एक्चुअली में, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, वन फॉर्म इज एस एंड वन फॉर्म इज आर। स्ट्रक्चर सेम, अगेन इनैंशियोमर है, तो इनैंशियोमर जो होता है इसका एस और आर, तो एक लेफ्ट हैंडेड है और एक राइट हैंडेड, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो जो हमारा एस आइसोमर जो होता है, एस वाला इनैंशियोमर जो है ना, ब्रूफिन का, बिल्कुल। तो एस ब्रूफिन जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इसी को हम बेचते हैं, इसी को हम बेचते हैं क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, तो ये पेन को जल्दी रिलीव कराएगा। आर काम सेम करता है लेकिन थोड़ा इफेक्टिव जो है हमारी बॉडी में वो कम है। तो हम कहते हैं कि एस की एक्टिविटी जो है वो लगभग लगभग 100 टाइम्स है, किसके, आर के कंपैरिजन। तो आर की वैल्यू जो, मतलब आर की जो इफेक्टिवनेस है वो कम है और एस की इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा है, नियर अबाउट 100 टाइम्स इट इज़ मोर, 100 टाइम्स ज़्यादा है एस की, एस इनैंशियोमर जो है, ओके। एक टाइप का इनैंशियोमर है एस एंड आर, ओके। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एल्ब्यूटेरॉल। ये एल्ब्यूटेरॉल क्या होता है, एल्ब्यूटेरॉल एक ड्रग है जो कि अस्थमा के पेशेंट्स को दिया जाता है और जनरली क्या करता है, ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करवाता है और जो एयर फ्लो होता है उसको इम्प्रूव करवाता है, क्या कराता है, उसको इम्प्रूव, ओके। तो एल्ब्यूटेरॉल का जो आर वाला जो हमारा इनैंशियोमर है और जो एस वाला इनैंशियोमर है, इसमें कौन सा इफेक्टिव है, इसमें इफेक्टिव है आर वाला, ज़्यादा इफेक्टिव है, ओके। तो आर वाला ज़्यादा इफेक्टिव है, यहां पर चाहे तो लिख भी लो, ये आर ब्रूफिन और ये हो गया आर एल्ब्यूटेरॉल और ये हो गया हमारा एस एल्ब्यूटेरॉल। तो इसमें कौन सा इफेक्टिव है, आर जो एल्ब्यूटेरॉल है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ओके। अच्छा, एक आइसोमर, एक आइसोमर जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है बायोलॉजिकली, क्यों, क्योंकि वही उसकी फॉर्म, जैसे हम देख रहे हैं ब्रूफेन जो है, एस ब्रूफेन, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसकी ये वाली फॉर्म जो है वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में अच्छी तरीके से बाइंड कर पा रही है, क्योंकि इसकी जो रोटेशन, इसकी जो ओरिएंटेशन है स्पेस में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो ओरिएंटेशन है स्पेस में, है ना, तो वो बिल्कुल हमारे मॉलिक्यूल्स, हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स पे एकदम जाके फिट बैठ जाती है। इसको बिठाना पड़ता है लेकिन ये ऑटोमेटिक फिट हो जाती है, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी पे ये ज़्यादा ही इफेक्टिव काम करेगा, तो इसका इफेक्ट जो होता है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके। तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में, जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स है, एक्चुअली ये आप पढ़ोगे अपने एमबीबीएस में, जब आप फार्माकोलॉजी वाला एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, आप तब पढ़ते हो, तो उसमें होता ये है बेटा दैट वी हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास ब्रूफेन के दो फॉर्म्स हैं, उसमें से हमें कौन सा चूज करना है, एस फॉर्म, क्योंकि फार्मा कंपनी तो एस भी बनाएगी आर भी बनाएगी, कहीं पे एस की ज़रूरत होती है, कहीं पे आर की ज़रूरत है, तो ये तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कब एस देना है कब आर देना है ना। तो रिलीफ, पेन रिलीफ के लिए एस देना है, बाकी काम के लिए कहीं और चाहिए, तो जब हम पढ़ते हैं जैसे तो उसमें आर चाहिए, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ओके। हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना कि कब क्या होता है, कब कहाँ चाहिए, वो तो हम पढ़ेंगे जब हम डॉक्टर बन जाएंगे, ओके ओके। नाउ लेट्स कम टू अनदर पार्ट, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक है हमारा मिथ एम्फेटामाइन। तो ये जो केमिकल है, दिस केमिकल, इसमें क्या होता है बेटा, एक इनैंशियोमर जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव नेचर का है, क्यों, क्योंकि वो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है,
क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो उसको ड्रग्स की तरह से लोग अब्यूज करते हैं, गलत इस्तेमाल कर लेते हैं उसका। तो एक इनैंशियोमर तो इसका ऐसा है। लेकिन बिल्कुल सेम इसी का एक इनैंशियोमर ऐसा भी है जो वीकर इफेक्ट दिखाता है। उस वीकर वाले इफेक्ट को हम वीकर वाले इफेक्ट इनैंशियोमर को हम क्या कर लेते हैं, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट में यूज करते हैं। तो इसके दो हो गए, एक तो जो एक्टिव इनैंशियोमर हुआ, और एक हुआ लेस एक्टिव इनैंशियोमर, है ना। तो लेस एक्टिव इनैंशियोमर वाला जो ये वाला केस जो है, इसको हम यूज करते हैं। कैसे यूज कर लेते हैं, हम इसको यूज करते हैं इन द जो हमारा वेपर इनहेलर जो होता है, जो नेजल कॉन्जेशन, जब नाक बंद हो जाती है, जो इनहेलर यूज करते हैं ना, तो उसमें तो हम क्या करते हैं, इसको इनहेलर में यूज करते हैं इन नेजल कॉन्जेशन। नेजल कॉन्जेशन मतलब जब नाक बंद हो जाती है, राइट। तो नेजल कॉन्जेशन में उसको यूज कर लेते हैं। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, समझ पा रहे हो अगर, तो लिटिल डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर कैन कॉज बिग इफेक्ट इन ह्यूमन बॉडी। छोटा सा ही डिफरेंस है, इनैंशियोमर केवल मिरर इमेजेस है, लेकिन ये वाला जो है ये स्टिमुलेट कर देता है और ड्रग्स की तरह से यूज हो सकता है। और ये क्या है, थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है, उसको हमने कैसे यूज कर लिया, इनहेलर की तरह से यूज कर लिया, राइट। सिमिलर इज द केस विद द ब्रूफिन। ब्रूफिन में हमने क्या करा है, वी आर यूजिंग द दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द केमिकल ग्रुप्स। कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप्स हैं जिनके बारे में अगर हम पढ़ें, तो उन केमिकल ग्रुप्स को अगर हमने उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हमने कार्बन के कंपाउंड्स में लगा दिया, तो हमारी जो सिस्टम है, लिविंग जो हमारा सिस्टम है, उसमें पूरी तरीके से बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है, तो उस चेंज को देखते हैं, उसको देखते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ द केमिकल ग्रुप्स विच आर द की टू द मॉलिक्यूलर फंक्शंस। तो केमिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हो, फंक्शनल ग्रुप्स, ये केमिकल ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप्स ही हैं। तो केमिकल ग्रुप्स जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फंक्शंस मतलब अलग अलग टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, बेसिकली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नाउ जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो एक तो कार्बन के स्केलेटन पे डिपेंड करती है। कार्बन का क्या स्केलेटन है, राइट। बट एक और बात होती है क्या, कि जो वेरियस केमिकल ग्रुप्स उस कार्बन की चेन से जो अटैच्ड हैं, उन पर भी डिपेंड करती है। अब वो कैसे डिपेंड करती है, उसका एक हम एग्जाम्पल लेके जब समझेंगे तो वो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें पता होना चाहिए दैट नॉट ओनली द कार्बन स्केलेटन। तो एक तो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन स्केलेटन, और दूसरा कौन रिस्पॉन्सिबल है, फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो फंक्शनल ग्रुप लिख लो यहाँ पर, या फिर आप लिख सकते हो केमिकल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या फिर केमिकल ग्रुप, राइट। ओके, तो ये किस तरीके से है, किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, देखते हैं। डायरेक्टली एक एग्जांपल अगर ले लें तो वो बेस्ट रहेगा, है ना। तो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं सीधे सीधे। ओके, तो आपने कौन सा एग्जांपल ले, ओके हाँ, आपने सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में तो नाम सुना है, राइट। तो आपने पढ़ा होगा कि एस्ट्रोजन क्या होता है, राइट। आपने पढ़ा है फीमेल्स में होता है, आपने पढ़ा है टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, राइट। ओके, अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं ज़रा दोनों का। थोड़ा सा खतरनाक सा डायग्राम है, ये आपको याद नहीं होना चाहिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको समझ में आ जाए इसलिए बताया जा रहा है। ओके, तो एक हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, उसके बाद हमने क्या करा, इस साइक्लोहेक्सेन में एक नीचे की साइड एक साइक्लोहेक्सेन और ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने नीचे की साइड ड्रॉ करा, उसके बाद एक यहाँ पर क्या लगाएंगे, बेंजीन की रिंग लगा देंगे इस तरीके से। अब एक बेंजीन की रिंग लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर लगेगा, एंड दैट विल बी साइक्लोपेंटेन,
साइक्लो मतलब क्लोज रिंग, और पेंटेन मतलब 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ग्रुप्स लगाने हैं कुछ। कैसे ग्रुप्स लगाने हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो एक ग्रुप लगेगा दैट विल बी OH, यानी कि अल्कोहल वाला जो ग्रुप होता है, राइट। और ये तो बेंजीन रिंग थी, तो इसको हम इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बस दो चीज़ें और ऐड करनी है। दिस इज दी OH अगेन, एंड दिस वन यहाँ पर इस जगह आएगा बेटा आपका एक CH3। क्या आएगा, CH3। नाउ दिस इज द कंप्लीट कंप्लीट डायग्राम ऑफ एस्ट्रोजन। एक एस्ट्रोजन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप का एस्ट्रोजन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमें क्या देखना है कि केमिकल ग्रुप्स या फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं किस तरीके से केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, राइट। यही तो पढ़ रहे हैं हम, तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ दिस। फिर एक पेंटेन आ जाएगा, साइक्लोपेंटेन, सॉरी साइक्लोपेंटेन। फिर एक नीचे की साइड हमें साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करना है। फिर उससे लगा हुआ एक हमें बेंजीन ड्रॉ करना है, राइट। हो गया हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। नाउ आप देखते हैं डिफरेंस क्या क्या आता है। सबसे पहले तो ये OH की जगह किस में कन्वर्ट हो गया, O में कन्वर्ट हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, लेकिन बाकी बेंजीन वाली जो रही है उसमें बेंजीन की प्रॉपर्टी अब नहीं रही है, तो वो कैसा हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी इसमें यहाँ पे प्रॉपर वही सब है, OH है, यहाँ पर आपका CH3 है, और एक एक्स्ट्रा चीज़ आई है। वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, यहाँ पर ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन वी आर हैविंग अ मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा एडेड है। सो नाउ यू कैन सी, अब आप कंपैरिजन देख सकते हो। तो कंपैरिजन में आपको पता लग रहा है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्या क्या डिफरेंस है, एक तो ये वाला OH का डिफरेंस है, राइट। दो बॉन्ड्स ये वाले, दो बॉन्ड्स यहाँ पे नहीं है, एब्सेंट है। देन ये जो CH3 का जो मॉलिक्यूल है ये इसमें एक्स्ट्रा है, राइट। तो हमने क्या करा, इन केमिकल ग्रुप्स को, केमिकल ग्रुप्स जो हैं ये जैसे कि OH है ना, जैसे कि CH3, तो ये केमिकल ग्रुप्स में चेंजेस करे। किसी कहीं पे हमने चेंज कर दिया, कहीं पे हमने ऐड कर दिया, कहीं पे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या रहा, एस्ट्रोजन से वो किस में कन्वर्ट हो गया, टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो गया। और रिमेंबर, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन एंटायरली डिफरेंट है, राइट। एस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है। तो ये मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाता है, और एस्ट्रोजन वो फीमेल के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनको इंक्रीज करता है बॉडी में। तो छोटा सा डिफरेंस लेकिन बड़ा धमाका, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। केमिकल ग्रुप्स को हम क्या बोल देते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से हमारी बॉडी में तूफान मचा सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें, बहुत थोड़ा नहीं एक्चुअली में बहुत संभल के रहना होता है, और केमिकल रिएक्शंस जब हम कराते हैं तब तो हमें अल्टीमेट सेफ्टी जो होती है वो करनी होती है। ओके, बायोलॉजिकल इसमें इंपॉर्टेंस, अब बायोलॉजी में हमें क्या सारे ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, नहीं, सारे के सारे नहीं पढ़ने। तो फिर कौन कौन से पढ़ने हैं भाई, बायोलॉजी में जो हमें केमिकल ग्रुप्स पढ़ने हैं वो हैं कितने, टोटल 7 है जो हमारे काम के। कितने, 7। बाकी सारे होते हैं आई नो, बट काम के जो हैं वो 7 है। अब कौन कौन से काम के हैं, सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। तो एक है हाइड्रोक्सिल, सॉरी हाँ, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप जो है दैट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, देन द सेकंड वन इज द कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा है, कार्बोनिल, ये आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। देन कम्स द कार्बोक्सिल। यहाँ पे कार्बोनिल और कार्बोक्सिल दोनों अलग अलग हैं, केवल X और N का डिफरेंस है, लेकिन स्पेलिंग में तो X और N का डिफरेंस है, लेकिन इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा अंतर है। ओके, फिर एक ग्रुप आता है अमीनो ग्रुप। कौन सा ग्रुप आता है, अमीनो ग्रुप। ओके, फिर एक ग्रुप आता है जो आपने शायद ही सुना हो,
that is called the sulfhydryl DRYL sulfhydryl ग्रुप। और इसके बाद हमारा जाता है एक फॉस्फेट एंड देन मिथाइल। फॉस्फेट ग्रुप एंड देन कम्स द मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं? आई नो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो समझ लेते हैं कि हाइड्रोक्सिल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द OH, है ना। तो OH हो गया। इसमें आप इथेनॉल एक एग्जाम्पल ले सकते हो, राइट, इथेनॉल एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, कार्बोनिल क्या होता है? एक्चुअली कार्बोनिल जो होता है बेटा, उसमें एक हमारे पास कार्बन है और डबल बॉन्ड O है, और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से, अब यहाँ से हो सकता है कार्बन जुड़ा हो सकता है नाइट्रोजन, कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O दैट रिप्रेजेंट्स अ कार्बोनिल। कौन सा हो गया? लाइक एसीटोन भी हो सकता है एक, है ना, एक एसीटोन भी होता है। ज़्यादातर जो बनाते हैं ये ज़्यादातर कीटोन ही बनाते हैं, मतलब कि एसीटोन वगैरह ग्रुप्स ही बनाते हैं। डोंट वरी, अगर आपको कीटोन नहीं पता लग रहा तो डोंट वरी इतना डिटेल हमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लाइक दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका केमिकल जो कंपाउंड नेम है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर हम इसको ऑर्गेनिक एसिड भी बोल देते हैं, राइट। ओके, इसको भी अगर हम ओपन करके लिखें ना बेटा, तो कैसे ओपन करके लिख सकते हैं? एक कार्बन है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, है ना। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द अमोनिया। अमोनिया आपको पता है NH2। नाउ सल्फ हाइड्रल, ये क्या होता है? ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, राइट, लेकिन ये बहुत सिंपल है। इट इज जस्ट सिंपली SH, बस इतना सही है, सल्फ हाइड्रल। ओके ओके, आफ्टर दैट वी हैव फॉस्फेट ग्रुप। जो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ओके, तो वो क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप? ओके, दैट इज द PO4 2 माइनस, PO4 2 माइनस, तो ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द मिथाइल। मिथाइल ग्रुप तो आपको पता ही है, दैट इज द CH3, राइट। तो ये हमारे ग्रुप्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक का एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाइड्रोक्सिल OH का तो आपको पता ही, इथेनॉल हो गया। इसका हम एसीटोन ले सकते हैं, राइट। जो कार्बोक्सिल है, कार्बोक्सिल जो होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये जनरली हमें कैसा टेस्ट देता है? सो टेस्ट देता है बिकॉज ऑफ एसिटिक एसिड, है ना। तो ज़्यादातर ये एसिटिक एसिड जैसे कंपाउंड, केवल एसिटिक एसिड नहीं है, फैटी एसिड भी बना सकता है, बहुत सारी चीज़ें बना सकता है, लेकिन अगर एसिटिक एसिड है ना, तो वो क्या देगा? सो टेस्ट देगा। एसिटिक एसिड हमेशा सो टेस्ट देता है, खट्टा टेस्ट देता है। ओके, टॉकिंग अबाउट अमीनो एसिड, सॉरी अमीनो ग्रुप। अमीनो एसिड एक तो हमारा किस में प्रेजेंट होता है? अमीनो एसिड्स में ही प्रेजेंट होता है ना। तो ये अमीनो एसिड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और अमीनो एसिड आगे चल के क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं, राइट। ओके, सल्फ हाइड्रल, एक्चुअली सल्फ हाइड्रल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सल्फ हाइड्रल हमारे यहाँ, मतलब हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है, दैट इज द सिस्टीन। क्या बनाता है? सिस्टीन। सिस्टीन क्या होता है? ये सिस्टीन एक अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो उसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। and that particular cysteine is helpful in the maintaining the structure of the hair protein। तो hair protein में ये हेल्प करता है बनाने में। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप आपका बहुत सारी जगह प्रेजेंट हो सकता है, लाइक ग्लिसरॉल फॉस्फेट, है ना, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हो सकते हैं, DNA में भी हम पढ़ेंगे, DNA में भी एक फॉस्फेट होता है, तो अलग अलग जगह पे फॉस्फेट्स हो सकते हैं। ओके, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप की अगर बात करें तो मिथाइल ग्रुप में भी बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होता है 5 मिथाइल साइटोसिन,
राइट, जो कि कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड का। तो जो हम आगे जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, तो मिथाइल ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके ओके, अब लास्ट आ जाता है हमारा एटीपी, दैट इज द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। राइट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है दैट मीन्स द एटीपी सिंपली, राइट। तो एडिनोसाइन, इसमें आपने एक टर्म पढ़ा है अभी अभी, एडिनोसाइन, राइट। तो ये जो एडिनोसाइन है ना, इसके अंदर बेटा दो केमिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एडिनोसाइन के अंदर दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। क्या क्या? एक तो इसमें शुगर होता है। कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर होती है। कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर, यानी कि 5 कार्बन की शुगर। अब वो 5 कार्बन की शुगर जो होती है उसका स्ट्रक्चर वगैरह वो हम तब पढ़ेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। ओके, और क्या होता है इसमें? इसमें होता है एडिनाइन। ये एडिनाइन क्या होता है? ये एडिनाइन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एडिनाइन प्लस शुगर 5 कार्बन की, वो मिलके बनाती है एडिनोसाइन। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझिए कि एक हमारे पास है एडिनोसाइन। ठीक, इस एडिनोसाइन से लगे हुए अगर 3 फॉस्फेट हैं, कितने फॉस्फेट? 3 फॉस्फेट, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलेंगे उसको? ट्राईफॉस्फेट। और ये जो तीनों लगे होते हैं जनरली ये इस तरीके से लगे होते हैं बेटा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, देन योर फॉस्फेट, और देन योर ऑक्सीजन, and this will be double bond and this will be single bond and one minus will be present over here। और फिर ये रहेगा आपका फॉस्फेट, फिर रहेगा आपका ऑक्सीजन, अगेन बिल्कुल सेम रिपीट, ओ माइनस, बिल्कुल सेम अगेन रिपीट। ये फॉस्फेट ग्रुप तीसरा है तो ये लास्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ओ माइनस यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी था ही, क्योंकि ये अभी फिलहाल जो है आयनिक फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे माइनस है। अदरवाइज यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आ जाएगा, एलिमेंट या कंपाउंड। ओके, तो दिस इज द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें कितने फॉस्फेट्स हैं? लेट्स टेक द काउंट। तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को अगर हमें इतना बड़ा ये फॉस्फेट बार बार ड्रॉ करना पड़ गया तो बहुत आफत हो जाएगी, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1p, सेकेंड p, दैट मीन्स डाइफॉस्फेट, और अभी क्या हो गया? ट्राइफॉस्फेट। तो एक लगा है तो मोनो, दो लगे हैं तो डाई, तीन लगे हैं तो ट्राई। और किससे लगे होने चाहिए? एडिनोसाइन से, तभी तो कुछ मतलब है। एडिनोसाइन, तो ये एडिनोसाइन से लगे हुए हैं, देन इट इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, लेट्स से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, हाइड्रोलाइज हो गया है ना। तो जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो एक फॉस्फोरस निकल जाएगा फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए। तो एक फॉस्फोरस कौन सा निकलेगा? ऑब्वियसली फर्स्ट, इधर सबसे कोने में जो है वही निकल पाएगा, बीच वाला तो बहुत इधर से भी अटैच है, इधर से भी अटैच है, वो तो निकल नहीं पाएगा। तो जो कोने वाला है फर्स्ट नंबर पे वही निकल जाएगा। ओके, तो इसको बना लेते हैं। तो देयर विल बी अ पी, देन देयर विल बी अ सेकेंड पी, बट थर्ड पी तो निकल चुका है, वो सॉरी दो ही पी बचे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डायरेक्टली एडिनोसाइन। अब आप देख रहे हो इस एडिनोसाइन में कितने फॉस्फेट्स हैं? 2 फॉस्फेट्स हैं, राइट। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। ट्राई की जगह क्या लगा दिया? केवल डाई लगा दिया, और ये क्या हो जाएगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज ट्राइफॉस्फेट, दिस इज डाईफॉस्फेट, है ना। अब जो फॉस्फेट गया उसको निकलते हुए दिखाना भी तो है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हमें एक आई ज़रूर लगाना होगा। ये आई क्या रिप्रेजेंट करता है? आई इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इट इज एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है आपको पता है? जो कार्बन से अटैच नहीं है।
तो ये केवल और केवल एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, जिसको हम यहाँ पर एक ट्राइंगल से डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन कन्वर्ट द एडीपी यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को आप मोनोफॉस्फेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेम प्रोसीजर हो जाएगा, बट अगेन उसके लिए हमें क्या करना होगा, हाइड्रोलाइज। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये जो कंडीशन है, ऐसे नहीं कि अपने आप ही टूट जाएगा। तो व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, reacts with water, so when it reacts with water, it is going to form the adenosine diphosphate, ये adenosine diphosphate बना देगा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब हमें अभी जो हमने पढ़ा ये हाइड्रोकार्बन वगैरह, तो इससे हमें क्या चीज़ें पता लगी, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम, कि जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और प्लस कार्बन तो रोल प्ले कर ही रहा है, लेकिन कार्बन के कौन से कंपाउंड्स हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, फिर उन कंपाउंड्स में भी उनका क्या स्ट्रक्चर है, सिस है, ट्रांस है तो अलग होगा, इनैंशियोमर में अगर वो अलग है, एल फॉर्म, आर फॉर्म, है ना, एल डी एस आर, जितने भी हमने फॉर्म पढ़े हैं, तो इन सब फॉर्म्स के अलग अलग ये मिरर इमेजेस जो होते हैं इनके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड उसकी कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं और उस फॉर्म का हमारी बॉडी में क्या असर है। दैट इज़ वाई बायोमोलिक्यूल्स इज सो इम्पॉर्टेंट। सोचिए अगर आपने पेन रिलीविंग के लिए अगर आपने आर वाली ब्रूफेन दे दी तो उसका पेन कम नहीं होगा, राइट तो आपको कौन सी ब्रूफेन देनी होगी उसको डॉक्टर बनने के बाद, एस ब्रूफेन देनी होगी, राइट तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, एंड इन्हीं चीज़ों को हमें सीखना होता है। ठीक है, तो दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर टुडे, और नेक्स्ट टर्न पे अब हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में होते हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके कंपोनेंट्स, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब के स्ट्रक्चर्स को एक एक करके डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके।